हेलो स्टूडेंट, आज बात करते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्णन। यानी विद्युत द्विध्रुव अपने पीछे पढ़ के आए हैं। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी और विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी और इनमें दोनों में संबंध भी देखा था शायद तक। यानी दोनों में अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका मान 2 इंटू विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान के बराबर होता है। आज बात कर रहे हैं द्विध्रुव का बल आघूर्णन। बल आघूर्णन के लिए अपने क्या करें कि एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब आपने शायद तक एक समान विद्युत क्षेत्र देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप थोड़ा ध्यान दें। अगर आपसे पूछे कि एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब ये जो मैंने रेखाएं खींची है ये है विद्युत बल रेखाएं, जो पिछली क्लासों में आपने देखा था कि विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर समाप्त होती है, जहां से निकलती है जहां पर प्रवेश करती है लंबवत होती है। विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। एकांश क्षेत्र से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ऐसा कुछ अपने परिभाषाएं और उनकी विशेषताओं को देख के आई थी। आज मैंने बनाया एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए ध्यान रखोगे ये जो रेखाएं है ना, ये होनी चाहिए परस्पर समांतर भी होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी भी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। बीच की दूरी भी एक समान और परस्पर ये रेखाएं भी होनी भी क्या चाहिए, समांतर। तो अपने कह सकते हैं कि ये जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा है, यूनिफॉर्म, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है। मैंने इन विद्युत बल रेखाओं की दिशा बनाई है, यानी मेरे लेफ्ट से राइट जा रही है। इसका मतलब इस साइड से आज तक चार्ज आप देख रहे हो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इस साइड चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। क्योंकि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से तो निकलती है और ऋणात्मक आवेश पर प्रवेश करती है। यानी कहाँ से जा रही है, देखो एरो के साइन मैंने लगाए हैं, तो पॉजिटिव आवेश से जा रही है और नेगेटिव आवेश की ओर प्रवेश कर रही है। अपने बात कर रहे हैं आज बल आघूर्णन का, यानी टॉर्क क्यू का मान निकाल के लेकर आना है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में मैं क्या करूं, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है। ये देखो ए बी, ए पर क्या करें, मैंने रखा है नेगेटिव आवेश और बी पर मैं क्या रख लेता हूं, पॉजिटिव आवेश। क्योंकि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश परिमाण में समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होने चाहिए। और पीछे भी अपने देखा था इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2a, जो कि विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। बल आघूर्णन निकालना है मेरे को, तो मैं क्या करूं, एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है, जिस पर एक साइड प्लस चार्ज रखा हुआ है, एक पर नेगेटिव चार्ज रखा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी ली है मैंने, 2a। जब ये विद्युत द्विध्रुव यानी आवेशों का निकाय है, जब इसमें स्थिर होगा तो इस पर इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या लगने वाला है, बल आघूर्णन। बल आघूर्णन का मान निकालना है। तो आप देख रहे हो दो चार्ज रखे हैं मैंने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल और आवेश में संबंध होता है, E इक्वल होता है F/Q। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है आवेश पर लगने वाला बल बटे आवेश का मान। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं बात करूं, दो चार्ज है, दोनों पर यहां से देखें तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लग सकता है, F इक्वल कितना आ गया, QE। इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना, F इक्वल QE। यहां से देखूं F का मान क्या आ सकता है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो QE। अब बात करें इनकी दिशा, जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी नेगेटिव आवेश के कारण तो देखना इस साइड में आने वाली किसकी, इस QE की डायरेक्शन, जो नेगेटिव आवेश के कारण है। इसी तरह बात करें पॉजिटिव आवेश के कारण, पॉजिटिव आवेश के कारण यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में कितना, QE। ये बल की दिशा देखना, धनात्मक आवेश क्योंकि मैंने इस साइड क्या रखा है पॉजिटिव, इस साइड क्या रखा है नेगेटिव, तो विद्युत बल रेखाएं होगी वो पॉजिटिव आवेश से निकलकर नेगेटिव आवेश, यानी ये पॉजिटिव था तो इससे निकलेगी किस तरफ, नेगेटिव से। इसी तरह बात करें यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था तो इस साइड कल्पना करें तो देखें तो कौन सा चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव। तो ये विद्युत बल रेखाएं कैसे आकर्षण के कारण कहां से, नेगेटिव से किस तरफ होगी, पॉजिटिव की ओर होगी। इसका बल आघूर्णन निकालना है तो बल आघूर्णन 11th में भी आपने पढ़ा है टॉर्क क्यू को।
एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक और v में सूत्र ध्यान रखना कार्य के बराबर होता है। राशि बल आघूर्ण से रिलेटेड है परंतु इसका मात्रक और v में सूत्र किससे, कार्य के बराबर होता है। बल आघूर्ण आपने पढ़े, क्या होता है इसका मान, कार्य अर्थ बल इंटू उस बल की यानी इस निकाय की दोनों के बीच की लंबवत दूरी, यानी उस बल की उस आवेश से लंबवत दूरी, यानी आपने पीछे पढ़ के आए हो बल आघूर्ण टो इक्वल क्या होता है, बल इंटू बल की उसके घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। इसको अपने टो से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर एफ और यहाँ पर सदिश राशि होती है, वेक्टर लगाते चलते हैं। अब लंबवत दूरी निकालनी है मेरे को। लंबवत दूरी के लिए अपने देखें तो एक छोटी सी रचना कर लेते हैं। इसको लंबवत एक ट्राइंगल बना लेता हूं, समकोण ट्राइंगल, यानी जो ए पर जो आवेश था इसके अकॉर्डिंग एक मैंने रेखा को आगे बढ़ाया, इस पर मैंने लंब यानी बी से डाला, इसको मैं पॉइंट लगा लेता हूं सी। ये कोण थीटा था, आप देख रहे हो ये कोण भी कितना होने वाला है थीटा। मेरे को लंबवत दूरी यानी क्या चाहिए, बी सी चाहिए, यानी दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी तो क्या है, बी सी है। ये तो क्या है, लंबवत नहीं है, उस विद्युत द्विध्रुव की दूरी है 2a। मेरे को तो चाहिए लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। छोटी सी रचना कर लेते हैं, सी पॉइंट बना लेते हैं। तो ये जो आ रही है ना बी सी, ये कहलाएगी दोनों आवेशों के बीच की लंबवत दूरी। तो इस बी सी का मेरे को मान निकाल के लेकर है, तो आपने देखें उस ट्राइंगल से, कौन से ये जो समकोण त्रिभुज है ए बी सी से, त्रिभुज से बात करूं तो उसमें अपने साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। देखो साइन थीटा आपने पढ़े, साइन थीटा इक्वल थीटा की सामने की भुजा ट्राइंगल में लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, बी सी अपॉन ए बी। और यहाँ से बी सी का मान आ सकता है क्या, ए बी साइन थीटा। अब आप देख रहे हो ए बी का मान तो इस ट्राइंगल से है, ए बी का मान तो मेरे को लगता है इस विद्युत द्विध्रुव की लंबाई के बराबर है, यानी यहाँ से बी सी का मान कितना, 2a साइन थीटा। इसको मैं लगाता हूँ समीकरण नंबर 2, इसको लगाता हूँ समीकरण नंबर 1। अब आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, यानी बी सी का मान उठा के किस में रख दूँ, इसके अंदर रख देता हूँ मैं। देखो यानी टो इक्वल आंकिक मान में लिख लेता हूँ एफ का मान भी अपने पास ही रहा, इसकी सहायता से कितना क्यू ई, एफ का मान कितना क्यू ई था, और बी सी का मान कितना निकला है 2a साइन थीटा। इसको क्या करें, ई को तो मैं रख लेता हूँ, इन दोनों को एक साथ यानी 2a क्यू को तो रख लेता हूँ और साथ में क्या चल रहा है साइन थीटा। अब ये 2a क्यू तो कुछ बन रहा है, विद्युत द्विध्रुव में P इक्वल क्या पड़ा था 2a क्यू, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी और आवेश का परिमाण। और आप यहाँ से देख रहे हो टो इक्वल कितना ई पी साइन थीटा, यानी टो ये बल आघूर्ण का मान कितना निकल के आ रहे हैं, ये देखो टो इक्वल निकल के आ रहे हैं ई पी ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, पी उसका विद्युत द्विध्रुव कितना है, और थीटा थीटा अब देखना किन के बीच का, ई और पी के बीच का कोण है, यानी टो इक्वल क्या निकल के है ई पी साइन थीटा। टो इक्वल निकल के है ई पी साइन थीटा। इसको मैं लगा लेता हूँ समीकरण नंबर 3। इसके अंदर देखे ना तो साइन थीटा है, यानी इसको मैं अब वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। तो सदिश फॉर्मेट में इसको क्या लिखा जा सकता है, टो वेक्टर इक्वल ई पी लिखूँ या पी ई, यानी ई साइन है तो कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ई क्रॉस पी। टो का मान कितना आ सकता है ई क्रॉस पी, ये आ रहा है सदिश फॉर्मेट में। बल आघूर्ण का मान होता है ई क्रॉस पी, क्रॉस हटाई सदिश में, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए साइन थीटा और डॉट प्रोडक्ट के लिए होता है कोस थीटा, यहाँ पर है साइन थीटा। तो साइन थीटा को मैं क्या लगाऊंगा क्रॉस के फॉर्मेट में चेंज करूंगा, इसको मैं लगा लेता हूँ समीकरण नंबर 4। अब देखना जो समीकरण नंबर 3 है ना
उसके आधार पर कुछ कंडीशन बन सकती है। क्या थी? टो इक्वल आ रही है पी ई साइन थीटा। इसके अंदर मैं कंडीशन लगा लेता हूं। फर्स्ट देखना, यदि थीटा इक्वल क्या हो 90 डिग्री हो तो देखना कितना मान आने वाला है। थीटा मतलब 90 का मतलब है जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये विद्युत द्विध्रुव यानी P दोनों परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो यहां से देख सकते हैं कि समीकरण 3 से जैसे साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखूं 90, तो टो इक्वल आने वाला है पी ई आने वाला है। देखो साइन 90 का मान कितना होता है 1, यानी जब दोनों परस्पर लंबवत हो तो मान अधिकतम कितना, उसको मैं लिख रहा हूं टो इक्वल पी ई। इसी तरह कंडीशन अपने सेकंड देखें कि यदि थीटा इक्वल क्या हो 0 डिग्री हो तो देखना थीटा इक्वल 0 डिग्री हो। इस सूत्र में देखें साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो टोय का मान कितना 0 आता है। देखो जो कि न्यूनतम होता है, यानी P विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हो, यानी दोनों सदिश एक ही दिशा में हो, बीच का कोण कितना हो 0 डिग्री हो, तो क्या आ सकते हैं टोय का मान 0। और यदि दोनों के यानी P और E के मध्य कोण कितना हो 90 डिग्री, तो इसका मान आता है PE। जो टोय का मान 0 आता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था। इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर नाम न्यूमेरिकल, इसी नाम के आधार पर न्यूमेरिकल, क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा होता टो इक्वल 0 होता है, उसमें सीधा यूं लिखा होता है स्थायी संतुलन की अवस्था से 90 डिग्री तक घुमाने पर किया गया कार्य। स्थायी संतुलन की अवस्था से 180 डिग्री, स्थायी संतुलन की अवस्था से 270 घुमाने पर किया गया कार्य। मतलब स्थायी संतुलन का मान समझो, मतलब समझोगे कि प्रारंभ में उनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री है। स्थायी संतुलन का मतलब होता है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब P और E परस्पर क्या हो समांतर हो, यानी दोनों के बीच का एंगल क्या हो 0 डिग्री हो, तो बल आघूर्णन का मान कितना आता है 0, और इससे ही बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। ये क्रॉस व्यवस्था है, क्रॉस का मतलब लंबवत कितना 90 डिग्री। तो इसी तरह आप देख सकते हो यदि थीटा का मान 180 डिग्री हो तो आप देखोगे साइन 180 का मान तो कितना होता है वापस 0 होता है। यानी जब दोनों क्या हो P और E परस्पर क्या हो लंबवत हो, यानी जब P और E परस्पर क्या हो एक दूसरे के विपरीत हो, तो 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री पर फिर क्या आने वाला है 0 आने वाला है, परंतु उसको स्थायी संतुलन की अवस्था नहीं कहते, क्योंकि स्थायी संतुलन की अवस्था तो केवल तभी कहते हैं जब P और E दोनों क्या हो एक ही दिशा में स्थित हो। तो ध्यान रखोगे ये टर्म इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव में बार बार इससे संबंधित न्यूमेरिकल है, उसमें रिपीट होता है स्थायी संतुलन की अवस्था, यानी स्थायी संतुलन की अवस्था का मतलब समझोगे दोनों के मध्य कोण कितना 0। अब स्थायी संतुलन की अवस्था से 90 घुमाए तो कितना बल आघूर्णन PE, इसी तरह 180 घुमाए 270 घुमाए तो बल आघूर्णन निकल गया। तो इसकी सहायता से अपने क्या निकाल सकते हैं बल आघूर्णन, बल और बल के कारण कार्य का मान भी निकाला जा सकता है।